बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अपने बच्चे को एनडीए सुना है। इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, और अगर उसको तैयारी करनी है तो कब उसको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने। जो छात्र अभी 10th एंड 12th में हैं, तो उनके लिए डिफेंस में करियर में जाने के लिए आप उन्हें क्या सलाह देंगे? पहली बात तो बेटा 10th का एग्जाम बहुत अच्छे से दिए, है ना, जो ईमानदारी की बात है। वंस ऑफिसर ऑलवेज ऑफिसर, एक बार ऑफिसर आप बन गए हमेशा ऑफिसर है। आप अगर जिस रैंक से रिटायर होंगे सर, यू वोंट बिलीव, आप उसी रैंक से मरेंगे भी सर। अच्छा, अगर आप कर्नल साहब हैं, आप मेजर साहब हैं, आप रिटायरमेंट के बाद भी आपकी रैंक आपसे छीनी नहीं जा सकती। मैं स्कूल से इतना परेशान हूँ सर, इतना परेशान, बच्चों के नंबर से 93%, 96% और एक नंबर के गधा। स्कूल से नंबर दे रहा 92 बिल्कुल सर, वो जस्टिफाइड है ही नहीं सर। मैं आज के बच्चों को कहना चाहूंगा सर एक ये भी बात कि आज के बच्चे सर जो है वो होशियार बहुत है, समझदार बिल्कुल नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आपकी story.com पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं लखनऊ में और लखनऊ की कई कहानियां हमारे इस मंच पर आज शामिल हो रही है, लेकिन उन सभी कहानियों में एक खास कहानी जो आज हमारे साथ जुड़ रही है, उसमें हमारे आज के गेस्ट का नाम है आनंद चौहान जी। अगर हम इनके बारे में बात करें तो विगत 15 सालों से डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे लखनऊ में काम कर रहे हैं, बल्कि लखनऊ के बाकी और भी हिस्सों में अलग अलग जगह पे जाते हैं और उनको लोगों को इसके बारे में गाइड करते हैं कि डिफेंस को लेकर के क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, अलग अलग मंचों पे जाते हैं, युवाओं को, छात्रों को प्रेरित करते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में है, तो हम आज उनसे जुड़ी हुई जो अब तक के जितने भी सफर रहे इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने इस मंच पर बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर शुरुआत करना चाहेंगे कि मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे आपने इस करियर को चुना? एक्चुअली कैरियर कभी भी मुझे लगता है कि कैरियर आप नहीं चुनते हैं, कैरियर आपको चुनता है ना। और अगर मैं अपनी व्यक्तिगत जर्नी की बात करूं तो पर्सनली जो है, मैं तो फौज में जाना चाहता था। सभी का एक एम होता है, मेरा भी अपना एम था। किन्हीं कारणों से ठीक है, फाइनल जो है रिकमेंडेशन नहीं हो पाया, कहीं पर मेडिकल, कहीं पर मेरिट, कभी कॉन्फ्रेंस आउट, ये जर्नी रही है हमारी। और बच्चों को साथ साथ पढ़ाना स्टार्ट किया। किसी ने एक हमारे सर थे, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कि बेटा आप अभी कॉन्फ्रेंस आउट होकर के आए हैं तो आप बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है मेंटरशिप के तहत प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और वो जर्नी जो है मेंटरशिप से स्टार्ट हुई और आज यहाँ तक हो गई। लगभग 15 साल हो गए, 2010 से लेकर 2025 में आज हम बैठे हुए हैं। मैं भी जब कभी कभी सोचता हूँ कि अब 15 साल हो गए हैं, 15 ईयर्स एक लंबा समय है। और इन 15 साल में ठीक है बहुत कुछ अच्छी यादें हैं, कुछ कड़वी यादें हैं, और ओवरऑल बहुत अच्छा था जो भी जर्नी है अभी तक मेरी। ओके, जो आपकी संस्था है पाथ फाइंडर डिफेंस एकेडमी, इसकी जर्नी जो रही है इसके बारे में ज़रा बताइए कि क्योंकि आप डिफेंस में जाना चाहते थे, तो क्या वही एक कसक रह गई जो आप चाहे कि जो हम नहीं कर सके वो बाकी लोगों को मदद एक करे? अच्छा जो कोच होता है, एक अच्छा जो टीचर होता है, एक गुरु जिसे हम कहते हैं, वो जो फेल्योर से वो जो सीखता है, क्योंकि फेल्योर जो है वो कोई फेल को उसको लोग नेगेटिव सेंस में लेते हैं, जबकि फेल्योर जो होता है, जो कोई बच्चा फेल होता है या कोई भी कैंडिडेट फेल होता है तो उससे वो सीखता है। अगर आपके इतना ब्रेन है कि अगर आप अपने फेल होने से आप सीख रहे हैं तो वो आप उसको पॉजिटिव मैनर में आप ले सकते हैं और आप उससे कुछ ना कुछ जो है बेहतर कर सकते हैं। और वहीं से मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत लगातार पढ़ाते रहे और फिर ये दिमाग में आया कि बच्चों के साथ जिस तरीके से हम काम करना चाहते हैं उस तरीके से काम नहीं हो रहा है पूरे सोसाइटी में। हम किसी भी कहीं पर का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के साथ वो 100% वो जो हम देना चाहते थे वो हमें मिल नहीं पा रहा था, या हमें वो छूट नहीं मिल रही थी, वो आज़ादी नहीं मिल रही थी। फिर एक प्लान आया, ठीक है, और उस प्लान में जो है मैं और मेरे अतुल सर एंड कर्नल पंकज मेहरा सर, हम 3 लोगों ने मिल करके जो है सबको इस सेटअप को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया पाथ फाइंडर डिफेंस एकेडमी के नाम से। सैकड़ों बच्चे जो हैं अब तक सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे संस्थान से और ये जर्नी इस तरीके से स्टार्ट हुई। ओके, अगर हम बात करें आपकी, क्योंकि आज के डेट में इस तरह के इंस्टीट्यूशन की कमी नहीं है, पूरे शहर की बात करें हर जगह बहुत ज़्यादा है। अगर हम आपकी इस इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है जो दूसरे डिफेंस एकेडमी से ये बेहतर और अलग बनाती है इसे? खासियत सबसे पहली चीज़ है वो है कमिटमेंट की, है ना। लाइक
सिर्फ एडमिशन लेना ही हमारा जो है कंसर्न नहीं होता है। जो हम इस लाइन को हमेशा कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो हम बिल्कुल करते हैं, ठीक है, और हमें जो कुछ नहीं करना होता हम इसको बिल्कुल नहीं करते। इवन हम जब सर्विसेज की बात करते हैं एकेडमीज में, तो हम हमेशा सामान्यतः ये देखते हैं कि हमेशा एक दो सर्विसेज को कम बताते हैं या उसको अपने हैंड में लेकर चलते हैं, क्योंकि एक जो साइकोलॉजी है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो ये कहती है कि अगर आपने किसी को कहा सर आपको 5 चीज़ मिलेगी और आपने 4 चीज़ें दी, एक चीज़ उसके लिए काम की भी नहीं है, ठीक है, तो उसके दिमाग में वो हमेशा आएगा कि इन्होंने 5 कहा था, 4 ही दिया मेरे को, ठीक है। लेकिन जब आप एक सोचिएगा आपने 4 बताया और उसको बिना काम की भी चीज़ें अगर एक्स्ट्रा आप दे देंगे ना, तो हमेशा जो है वो सेटिस्फाइड रहता है, उसका सेटिस्फैक्ट्री लेवल बहुत अच्छा होता है। मेन उसके ब्रेन में जो चलता है, नहीं सर ने तो ये भी कहा था, ये इसके अलावा भी ये हमें मिला। तो बेसिकली कमिटमेंट की बात है, कमिटमेंट के लिए हम फेमस हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए फेमस हैं। एकेडमी को लेकर के डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में किन किन मतलब जॉब की आप तैयारी कराते हैं, और उसकी कुछ मूल ऐसी बातें बताइए जो एक आम स्टूडेंट को जिस पे फोकस करना चाहिए। पहले हम पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी की बात करें, नाम ही आपने सुना पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी, तो एक चीज़ तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर जो भी कोर्सेज चलते हैं वो सिर्फ डिफेंस से रिलेटेड चलते हैं, जिसमें से प्राइमरी जो है हमारा जो कोर्स है वो एनडीए है, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चा अपीयर होता है ऑल ओवर द इंडिया, यूपीएससी कंडक्ट करता है। तो एनडीए के अलावा हमारे पास सीडीएस है, एफकैट है, एसएसबी के बैचेस चलते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल डिफेंस प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन के बैचेस हम चलाते हैं यहाँ पर। तो ये आपका मूल जो है एनडीए पे बेसिकली, हाँ, एनडीए सीडीएस बेस्ड है पूरा हमारा। एनडीए के बारे में अगर बताइए कि बेसिक क्या क्वालिफिकेशन, कई ऐसे लोग हैं जो जानते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नहीं जानते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अपने बच्चे को एनडीए सुना है, इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, और अगर उसको तैयारी करनी है तो कब उसको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने। एनडीए को लेकर के, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन को लेकर के सर बहुत सारा मिथ है लोगों के बीच में। सबसे पहला जो मिथ है या मिसकंसेप्शन की अगर हम बात करें तो एज लिमिट को लेकर के होता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है पेरेंट्स देखता है उसमें 16.5 to 19.5 लिखा हुआ है, 16.5 साल से 19.5 साल लिखा हुआ है, लेकिन जो वो एज होती है वो ट्रेनिंग में पहुंचने की एज होती है। फॉर्म भरने की जो एज है सर वो 15.5 साल से 18.5 साल है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बच्चा इसमें ही जो है उसके 1-2 अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं। अच्छा। किसी भी बच्चे को मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट मिल सकता है एनडीए का, अगर उसकी एज लिमिट परमिट करती है तो। ठीक है, मेरे हिसाब से सबसे सही जो समय है तैयारी करने का वो 10th के बाद जो 11th वाला समय है, ठीक है ना, जिसे हमारे यहाँ नॉर्मल यूपी वाले लोग कहते हैं, यूपी बिहार में लोग कहते हैं फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर। 11th में लोग कहते हैं बड़ा आराम से रहिए, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, लेकिन वो रेस्ट ईयर नहीं होता है अगर आपका सपना डिफेंस है तो। ठीक है, मैं सपने पे भी आऊंगा कि मेरा ये मानना है कि सपना अगर आपका अपना है तो सपने को पाने के लिए मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी सर। ठीक है, तो बच्चे जो भी 10th पास आउट हो रहे हैं, ठीक है ना, या 10th के बाद जो 11th वाला जो टाइम पीरियड है वो सबसे फेवरेबल टाइम पीरियड होता है टू प्रिपेयर फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन। रीजन बिहाइंड दैट कि जब बच्चा 12th में जाकर, कुछ 2 तरीके की लॉट हो सकती है यहाँ पर। एक लॉट वो होती है सर जो सोचता है कि हम 11th के बाद रेस्ट ईयर आराम करेंगे 11th, फिर 12th से हम जो है जब हमारे अटेम्प्ट स्टार्ट होंगे तब हम तैयारी करने जाएंगे। तो पहली चीज मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जब आपके अटेम्प्ट स्टार्ट हो चुके हैं तब आपकी तैयारी स्टार्ट हो रही है, दैट इट मीन्स आप लेट हैं, है ना, रेस स्टार्ट हो चुकी है। और जो बच्चे सोचते हैं, कुछ पेरेंट्स ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स सोचते नहीं भैया इंटरमीडिएट में नंबर कम नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, एक होता नहीं एक नॉर्मल इंटर फोकस करो नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इस बदलते परिवेश में अब नंबर जो है वो सिर्फ एक कागज में लिखा हुआ एक अंक ही है बस। अगर आपके बच्चे के पास पोटेंशियल नहीं है, अगर आपका बच्चा कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाया है, आप 99% नंबर लेकर के भी आए तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, है ना। मार्कशीट में दिखने वाला मार्क्स जब आप पलट के देखेंगे तो ही आप देख पाएंगे, है ना। तो 12th के बाद वाले जो बच्चे आते हैं उनके साथ तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर होता है कि वो 2 अटेम्प्ट जा चुके होते हैं सर, क्योंकि 12th वाले 2 अटेम्प्ट 1 सितंबर और 1 अप्रैल, चूंकि साल में 2 बार एग्जाम है, ये 2 जा चुके होते हैं। अब एज लिमिट पता चला उसकी ऑलरेडी कहीं से ज्यादा थी, कम थी, 4 ही अटेम्प्ट थे। ठीक है, अब 2 तो वो अपने गंवा चुका है। एज लिमिट जो है वो 15.5 साल से 18.5 साल, 18.5 इसी बीच में आप 11th पास होने चाहिए। और अगर आपकी उम्र 15.5 साल है देन आप एनडीए का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 18.5 साल है तो आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते उसके बाद। तो ये जो टाइम पीरियड है ना सर, ये टाइम पीरियड जो 12th के बाद आता है 2 अटेम्प्ट अपने गंवा चुका होता है। तो ये चीज है, मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर सपना आपका अपना है तो अवेयर भी आप ही को रहना पड़ेगा, मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी, और अपने सपने के लिए आप कितने जागरूक हैं, ठीक है, वो जो है मैटर करता है आपकी सफलता पर। वो बिल्कुल आपको फोकस रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। अब टाइम बहुत कम है सर यहाँ पर,
3 साल का समय है। किसी आप यू वोंट बिलीव सर, कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं, ठीक है, जिनकी इंटरमीडिएट पास होने के बाद दे डोंट हैव एनी अटेम्प्ट्स ऑफ एनडीए। ओके, ठीक जबकि है, उनको अब तक कर लेना कर चाहिए। लेना चाहिए था। 2 अटेम्प्ट थे इंटरमीडिएट में, वो नहीं किए तो सोचे इंटर के बाद आएंगे, 12th के बाद ज्वाइन करेंगे और उसके बाद उनके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं। अगर हम बात करें फैकल्टी और ट्रेनर्स का अनुभव कैसा रहा आपका, क्योंकि आप पढ़ा भी रहे हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अब तक का जो सफ़र रहा है इसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा है, किस तरीके से बच्चों से रिस्पांस मिला है, पेरेंट्स से रिस्पांस मिला है? नहीं, बच्चों का तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा अभी तक। इतने सालों में करीब अगर हम काउंट करें फिंगर्स पे तो काउंट करना इट कांट पॉसिबल, बट ये है कि हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स बच्चे अब तक सेलेक्ट हुए हैं। अगर हम ऑफिसर कैडर की बात करें, अगर हम एयरमैन कैडर की बात करें, सारे कैडर्स की बात करें, थाउजेंड्स के आसपास से सिलेक्शन हो चुके होंगे पिछले 15 सालों में अब तक। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत मिला है, ठीक है, क्योंकि आज के इस बदलते दौर में सर कोचिंग जो है, जो कोचिंग वर्ड सर जो है वो एकदम बच्चों को पैम्पर करने में लगी रहती है। बेसिकली जो मैंने समझा है, ठीक है, वो ये समझा है कि पेरेंट्स जो हैं वो कोचिंग जो है या ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बच्चों को खुश रखने में ज़्यादा बिलीव रखता है। मतलब उनको खुश रखता रखता ताकि है, वो बने रहे हमारे पास। 2 साल बाद 1 साल बाद जो है, जब लोड खत्म, जब समय खत्म हो जाएगा फिर देखा जाएगा जो होगा ना, तो ये चीज। बट हमारे यहाँ पर जब पेरेंट्स का हमें सपोर्ट मिलता है तो हम बच्चों पे है, ठीक है, विजिलेंस बढ़ाते हैं। हम बच्चों को जो कहते हैं चूड़ी कसना, जिसे कहते हैं, पापा कहते हैं वे बेटा सर इनकी चूड़ी कसिएगा हमारे बच्चे की, तो वो चूड़ी कसने वाला काम यहाँ पर होता है। स्ट्रिक्टनेस जरूरी है लाइफ में, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आप फौज ज्वाइन करना चाहते हैं तो विदाउट डिसिप्लिन यू कांट ज्वाइन फौज, ठीक है, फिर तो आप कहीं बाबू और क्लर्क और चपरासी बनिए, ठीक है ना, उसके लिए आपके लिए है। अगर फौज आप जाना चाहते हैं तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। हेल्थ की अगर बात करें, क्योंकि ये तो एग्जामिनेशन की बात हो गई, क्या साथ में हेल्थ भी बहुत मायने रखता है और उसका क्या क्राइटेरिया है एनडीए के लिए खास करके? हेल्थ का देखिए कोई क्राइटेरिया नहीं है सर। ओके, एनडीए के लिए, एनडीए डिफेंस के किसी भी एग्जामिनेशन में हेल्थ का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, कुछ एक उसके बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं हाइट के, ठीक है, वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बॉडी फिजिक की बात करें, चाहे मोटा हो, चाहे दुबला हो, चाहे पतला, इसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो देखता हूँ अच्छा खासा जो है बच्चा जब ट्रेनिंग में पहुँचता है तो वहाँ पहुँचने के बाद ट्रेनिंग जो होती है बहुत रिगरस होती है, वहाँ पर ऑलरेडी वो 6 महीने में सूख जाता है। अच्छा, इतना वर्क, इतना काम है ना सर ट्रेनिंग में, ठीक है। सुबह 4 o'clock से लेकर रात में 10 बजे तक ऑफिशियली आप जो है काम कर रहे हैं लगातार, ठीक है। तो आपकी बॉडी है, तो बॉडी आपकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा श्रिंक होती है वहाँ पर, तो बॉडी स्ट्रक्चर का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। हाँ, अगर आप ओवरवेट है, कोई ऑब्वियस सी बात है, तो आपको मेडिकल से गुजरना है। अगर आप अंडरवेट है तो भी आपको मेडिकल से गुजरना है। तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उस स्टैंडर्ड्स पे ही आपको आना पड़ेगा, उसके बीच में रहना पड़ेगा। अगर एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो क्या एनडीए का एग्जाम का पैटर्न जो है, अगर हम थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ जाते हैं तो क्या उसी लेवल का होता है या उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है? नहीं, यूपीएससी कंडक्शन तो यूपीएससी ही कराती है। एनडीए हो चाहे सीडीएस एग्जामिनेशन हो, सीएपीएफ ऑल्सो, ये तीनों एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्शन तो यूपीएससी है। लेकिन एनडीए, मुझे ये लगता है कि अगर किसी बच्चे को सिविल सर्विसेज दिमाग में है तो एनडीए एंड सीडीएस एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो एक नर्सरी की तरह काम करता है, जैसे बच्चा नर्सरी केजी क्लास में होता है, तो इट्स लाइक दैट, ठीक है ना। अभी तो सीडीएस का हालांकि स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है जीएस वाले पोर्शन में, लेकिन अभी भी एनडीए वाला जो पोर्शन है वो टोटली जो है मैथ्स, इंग्लिश और साइंस बेस्ड है। अच्छा। जीके वाला जो पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, अभी भी बच्चा अगर उसको नहीं भी पढ़ता है या थोड़ा सा बिना मन का पढ़ता है तो भी वो बच्चा अपने उन 3 पोर्शन में अगर अच्छा है तो वो अपना जो रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता है। कौन सा बताया आपने? पहला तो फर्स्ट पेपर जो मैथ्स होता है, ठीक है, उसको क्लियर किए बिना आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा। सेकंड पेपर इज जनरल एबिलिटी टेस्ट, जीएटी कहते हैं सर उसको। जीएटी में क्वेश्चन जो होते हैं इंग्लिश से आते हैं, साइंस वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आते हैं, उसके अलावा जीके वाले सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वाले पोर्शन से पूरे आते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से। तो अगर 3 पोर्शन आपका कोई भी अच्छा है तो इजीली आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब ये सोचने की जरूरत, जो पैटर्न एनसीईआरटी बेसिक होता सर अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है ना, तो मुझे तो सर 2.5-3 महीने लगे थे सीडीएस क्वालीफाई करने में। ओके, है ना, मुझे तो आज भी डेट भी याद है, सारी चीजें मेरे पास, ठीक है ना। तो अगर मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकता हूं, ठीक है, 2.5-3 महीने में, 2.5-3 महीने के अंदर मैं कर सकता हूं, तो दुनिया का कोई बच्चा कर सकता है। बशर्ते फिर वही बात है, सपना अगर आपका अपना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें जो छात्र अभी 10th एंड 12th में हैं, तो उनके लिए डिफेंस में करियर में जाने के लिए आप उन्हें क्या सलाह देंगे? पहली बात तो बेटा 10th का एग्जाम बहुत अच्छे से दिए, है ना, जो ईमानदारी की बात है। अगर आप अभी 10th में हैं तो 10th अभी आपका बोर्ड्स आने वाला है, फेब से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही ईमानदारी से 10th पढ़िए,
ठीक है ना, बिल्कुल हेयर नेयर नहीं करना है। और 10th के बाद अगर आपको लगता है कि आपको डिफेंस जाना है, आपको लगता है कि आप ऑफिसर बनने के लायक हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर बच्चे का ये अपने आप को लेकर के एक एनालिसिस होता है। अगर आपको लगता है कि आप जो है सिविल सोसाइटी के लिए नहीं बने हैं, अगर आपको वर्दी पसंद है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर काम करना चाहते हैं, तो फिर आप एनडीए के लिए सोच सकते हैं। एनडीए और आईआईटी सर एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चे के दिमाग में। मैं हमेशा पेरेंट्स से कहता हूँ आईआईटी एग्जाम कंफ्यूजन करता है बच्चा। मैथ्स वाला बच्चा सोचता है 70-80% तो बच्चा सोच लेता है कि सर मुझे आईआईटी तैयारी करनी है। अच्छा, 10-20% तैयारी भले एनडीए की कर रहा है भले कुछ वो दिमाग में आईआईटी होता है, क्योंकि पेरेंट्स के दिमाग में इंजीनियरिंग ज्यादा एक हाइप है ना। वो सोचता है बेटा मेरा आईआईटी पा जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। डिफेंस की तरफ आने वाले लोगों की संख्या कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। उसमें भी कई सारे ऑलरेडी फिल्टर लगे होते हैं। कुछ बच्चों की हाइट नहीं होती है, कुछ बच्चों की फिजिकली स्टैंडर्ड्स नहीं सही, मतलब मेडिकली अनफिट होते हैं। तो ऐसे कई सारी कैटेगरी है जिसकी वजह से बच्चा ऑलरेडी इधर फिल्टर होकर के ही पहुंचता है, तो इधर कम बच्चा आता है। आईटी वाले बच्चे जो मेहनत करते हैं और उसके बाद भी उनको आईटी नहीं मिलता सर, जितना एफर्ट आप आईटी के रिजल्ट्स आप देखिए, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया आईटी नीट्स, ठीक है ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो है, जो यूथ है हमारा, वो जिस डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है सर, और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा उस लेवल पे, अगर इधर आदमी बच्चा 20% भी एफर्ट मार दे सर, तो 100% एनडीए रिकमेंड हो सकता है वो। मतलब जितना वो आईटी की प्रिपरेशन के लिए दिमाग लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, वहाँ पे डायरेक्ट जॉब में जा सकता है। आप अगर आईटी करने के बाद क्या हो, 4 साल का बीटेक करना है, उसका प्लेसमेंट सर मैं क्लियर कर दूं, अगर आप आईटी कोई भी मिल जाए, सबको करोड़ों का पैकेज नहीं मिलता सर, है ना। और सर पैसा अपनी जगह है और एक ऑनर है ना। जब हम एक वर्दी की बात करते हैं, ठीक है ना, एज एन इंजीनियर हो सकता है आप कोई बहुत बड़ा इनोवेशन कर दो, वो कुछ बहुत विरले टाइप के बच्चे होते हैं, यूनिक बच्चे होते हैं, ठीक है, एक आध कोई ऐसा कर पाता है इनोवेशन टाइप का, वरना नॉर्मल इंजीनियर होते हैं सर। लेकिन एक फौजी अफसर, वंस ऑफिसर ऑलवेज ऑफिसर, एक बार अफसर आप बन गए हमेशा अफसर है। आप अगर जिस रैंक से रिटायर होंगे सर, यू वोंट बिलीव, आप उसी रैंक से मरेंगे भी सर। अच्छा, अगर आप कर्नल साहब हैं, आप मेजर साहब हैं, आप रिटायरमेंट के बाद भी आपकी रैंक आपसे छीनी नहीं जा सकती। अच्छा, वो रैंक आप हमेशा होल्ड करेंगे। आप भले ही 10 साल बाद, 14 साल बाद या 20 साल बाद जब रिटायर हो जाओ और वापस आ जाओ, ठीक है, जैसे सीडीएस वाले बच्चे करते हैं, तो वो भी अपने रैंक का हमेशा ताउम्र यूज करते हैं। ये सर कहीं नहीं मिलने वाला सर। अगर हम बात करें आज के समय में जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके साथ मूल रूप से क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं? आपके यहाँ भी बच्चे हैं, बाकी जगह भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्या मूल चैलेंजेस हैं? सर मोबाइल बड़ा मूल चैलेंज है। ओके, बहुत प्रॉब्लम है सर इसमें। अब चूंकि हम इस प्रोफेशन में हैं सर, ठीक है, जहां पर हम इसकी हम तरफदारी नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बन गया है। बच्चा स्कूल से हैबिचुअल है, स्कूल वाले पीडीएफ भेज दे रहे हैं सर, ये काम करके लेके आए। स्कूल का तो सर बहुत गंदा सिस्टम है सर। मैं स्कूल से इतना परेशान हूँ सर, इतना परेशान। बच्चों के नंबर सर 93%, 96%, और एक नंबर के गधा। स्कूल से नंबर दे रहा है 92, 93। बिल्कुल सर, वो जस्टिफाइड है ही नहीं सर। उनका बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि बच्चे का सिलेबस खत्म करना है खाली, बस बच्चे को कितना आ रहा है उनको इससे बिल्कुल कोई लेना देना नहीं सर। स्कूल वालों को, अगर स्कूल वाले बेहतर तरीके से काम करें तो शायद हम लोगों को जो एफर्ट करना पड़ता है अननेसेसरी का, ठीक, वो ना करना पड़े, जिससे रिजल्ट का प्रोडक्शन हो और बढ़ जाए सर। तो स्कूल की ये इस जो प्रोसेस है, इससे आप स्कूल काम नहीं कर रहा सर, है ना। तो मूल मतलब छात्रों में क्या, जो मोबाइल की बात करें, मोबाइल की बात करें सर, मोबाइल सर जो है वो बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सर। आप अपने परिवार में या कहीं भी अगल बगल देखिए, या स्वयं देखिए आप, ठीक है ना। अगर आप अपना टाइम देखें तो हमारा कितना, हालांकि इवन मैं भी सर मोबाइल यूज करता हूँ, लेकिन हमारा यूज जो होता है वो कहीं ना कहीं कमर्शलाइज यूज होता है। कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस से रिलेटेड, हम अपने पढ़ाने से रिलेटेड चीज़ों को हम जो है सर्च करते हैं, लेकिन बच्चा ये काम नहीं कर पाता, क्योंकि अभी बच्चा उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाया है। अभी तो उसे लगता है कि वो इंटरमीडिएट पास होकर के आया है, ये तो उसके खेलने खाने की उम्र है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दैट इज द टाइम जहां पर आपको इनपुट करना है, जहां पर आपको मेहनत करनी है, और वो मेहनत करने में मोबाइल कहीं ना कहीं सर बिल्कुल जो है आड़े हाथ आता है, और उतना डिसिप्लिन बच्चा नहीं है। मैं एक कहानी बताना चाहूंगा, 2 मिनट का समय लूंगा इसमें। एक बच्चा था, अभी वो एयरफोर्स में है, आदित्य गोस्वामी इज द नेम, हमारा ही बच्चा है, सुनेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा सर। उसके पास एक फोन था, और वो फोन उसका स्क्रीन टूट गया था, तो रबर बैंड से उसको रैप कर रखा था, 2-3 बांध रखा था। मैंने देखा एक बार वाटर कूलर पे रखा था, मैंने कहा फोन किसका है, तो पता चला ये आदित्य का फोन है। तो मैंने कहा ये फोन तुम्हारे यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? सर कह रहा फोन की जब हमें जरूरत होगी तो उठा लेंगे। और कह रहा उसको बनवा क्यों नहीं? तो कह रहा सर इतना खराब फोन है, कहीं भी रख देते हैं, रखा रहता, कोई लेके ही नहीं जाएगा। ये तो एक अलग चीज थी, लेकिन वो हमेशा फोन स्विच ऑफ रखता था। ही हैज द फोन, ठीक है ना।
बट सर हम जब आदित्य गोस्वामी को कांटेक्ट करना चाहें तो नहीं कर सकते। आदित्य गोस्वामी रात में 12 बजे अगर डाउट्स क्लियर हुआ, डाउट्स नहीं समझ में आ रहा है सर ये जो है आईएनसी की स्थापना से स्कूल कौन सा था, महाविद्यालय था कि विद्यालय था, तो वो रात में 12 बजे मेरे को फोन कर लेता था सर। वो ये कहता था कि सर फोन मेरे यूज करने के लिए है, दूसरा कोई यूज ना करे मेरे फोन को। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं सर जो इतने समझदार होते हैं। आज देखिए एयरफोर्स में भी 2 साल मेरे ख्याल, हाँ 2 साल लगभग हो रहे हैं उसको पोस्ट हुए, ठीक है, अच्छा खासा जो है बच्चा था, सेलेक्ट हो गया। तो फोन अगर कोई छोड़ पाए सर, ठीक है ना, तो मेरे लगता है वो एक तपस्या है सर। वो तपस्या जो है हर किसी के बस की बात नहीं है। फोन बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है और हमारे पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी में हम इस चीज को बिल्कुल कोशिश करते हैं कि 99.9% कोई भी चीज हम ऑनलाइन मटेरियल ऐसा ना दें जिससे बच्चा ये कहे कि सर हमको जो है फोन की जरूरत है, पापा हमको फोन की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा अपने घर वालों से प्यार करते हैं और माँ बाप से प्यार करते हैं तो एक छोटा सा फोन ले लीजिए, 1000-1100 रुपए का आता है सर। बात करने के लिए होता है, आवाज सुन लीजिए उनकी और आप उनकी। माँ बाप का भी रोल सर इसमें गड़बड़ है सर। माँ बाप को अभी बच्चे को आवाज नहीं सुननी है, बच्चे को शक्ल भी देखनी है। बाहर जा रहे हैं तो क्या कर रहा है। तो हालांकि ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, पेरेंट्स को भी थोड़ा समझना पड़ेगा सारी चीजें सर। अगर हम बात करें कि अगर आपके रिजल्ट्स जो रहे हैं, खास करके जो सफल छात्र हैं, उनके सफलता की कहानी कुछ बताइए, जो बच्चे पे जिसके पे एकदम उम्मीद नहीं था और वो बच्चा, ऐसा कुछ है कहानी आपके पास? अगर ये हम थोड़ा सा ये किसी के लिए कहना थोड़ा सा खराब लगेगा सर कि हमें उसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं सर हमारे पास, ये हम ऑफ कैमरा बिल्कुल रिवील कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी लगता है सर बच्चा आता है, ठीक है ना, एक बच्चा था, अर्जुन नाम था, अर्जुन सिंह, ठीक है ना, वो आता है और वो पढ़ता है सरस्वती शिशु मंदिर का बच्चा था वो, ठीक है ना, जिला नहीं बताऊंगा नहीं तो बहुत सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। वो जो है बच्चा आता है, आकर के जो है तैयारी शुरू करता है। और एक होता नहीं, हम एज ए टीचर जब हम होते हैं तो हम देखते हैं इस क्लास में कितने ब्राइट स्कॉलर हैं, ठीक है ना, और उस ब्राइट स्कॉलर में क्या है कि उसका नाम नहीं था, लेकिन वो बच्चा सीडीएस के लिए आया था, वो बच्चा सर, ठीक है ना, वो बच्चा जो सीडीएस के लिए आता है, ब्राइट स्कॉलर की लिस्ट में हमारे नहीं था वो, ठीक है ना, लेकिन वो लगातार उसका सर ग्रोथ देखा मैंने सर लाइफ में। ऐसा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा सर। उस बच्चे ने 1 साल के अंदर सर, ठीक है ना, वो अपना सिलेक्शन लेके चला गया सर। कुछ खासियत बताइए उसके, कुछ एक ही चीज था उसका सर, वो ये था कि सर वो ईमानदार था। ओके, पढ़ाई के प्रति ईमानदार था, सब चीजों के लिए ईमानदार था सर, ठीक है ना। आप उससे कोई भी चीज कह दीजिए, ठीक है ना, वो किसी भी चीज में सर घुमाता नहीं था। मैं आज के बच्चों को कहना चाहूंगा सर एक ये भी बात कि आज के बच्चे सर जो है वो होशियार बहुत है, समझदार बिल्कुल नहीं है। वो समझदार बहुत है, समझदार नहीं है, है ना। क्योंकि समझदारी और होशियारी में 2 अंतर है सर, ठीक है ना। समझदार व्यक्ति जो होता है वो, जैसे मैं समझदार हूं या आप समझदार है, तो आप समझदार है तो मुझे भी समझेंगे समझदार व्यक्ति है। लेकिन अगर हम होशियार हुए तो हम सोचेंगे हम ही समझदार है, आप बेवकूफ है। ये आजकल के स्टूडेंट से बहुत हो गया सर, ये उसके अंदर बिल्कुल नहीं था सर। आया बच्चा आया, 2 महीने 3 महीने वो बहुत नीचे था, जो मॉक टेस्ट होते थे हमारे उसमें बहुत परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। लेकिन 2-3 महीने बाद उसने टीचर से कंसल्ट किया, ठीक है ना। देखिए गुरु तो बनाना पड़ेगा आपको, आपने पैसा दिया वो एक अलग चीज है, लेकिन आप जो टीचर से जाता है ना, भाव का भूखा होता है, उसे लगना चाहिए कि बच्चा कुछ करना चाहता है। पैसा विद भाव, पैसा विद भाव, ठीक है ना। पैसा तो हमें इसलिए जरूरी क्योंकि हम एसी लगा के बैठाए हुए हैं, टीवी लगी हुई है सर, ये फ्लोर है, उसका एक रेंट होगा, सब टीचर सबके फैमिली है, सबका दाल चावल चलता है, सबका घर चलता है, तो उससे पैसा उस लिए है। भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भाव उस बच्चे को जो है सर सेलेक्ट करा ले गया। 3 महीने 2.5-3 महीने बाद सर उस बच्चे ने जो छलांग लगाई, ग्रेजुअली लगाई, छलांग तो नहीं, ग्रेजुअली वो इंप्रूव करता सर, ठीक है ना। वो अपने 6 महीने बाद एग्जाम था उसका अप्रैल का, उसने अप्रैल का एग्जाम रिटर्न क्लियर किया, उसका नहीं होता है किन्हीं कारणों से, ठीक है ना। और इसके बाद सर जो है वो दूसरी बार जब रिटर्न क्लियर करता है, दूसरी बार उसका एसएसबी इन हो जाता है वो, ठीक है ना। अभी जो है वो मेजर है सर, अच्छा, अभी वो भारतीय सेना में मेजर है। और बाकी जो है रेस्ट ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो ऐसा करते हैं, जो पढ़ने में उतने अच्छे नहीं होते लेकिन अपने कॉन्टिन्यूस एफर्ट से सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें आपके यहाँ कोर्स स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है, जिसमें लिखित परीक्षा के साथ एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी किस तरह कराई जाती है? देखिए एनडीए, अगर हम हमेशा एनडीए की बात इसलिए करते हैं क्योंकि एनडीए का हमारा प्राइम सभी का बिजनेस होता है। एनडीए मेन कोर्स है जहाँ बच्चा आता है। तो एनडीए के अगर हम कोर्स की बात करें तो जैसे एनडीए में हमारा बेसिक जो हमारा एम रहता है वो ये है कि बच्चा सबसे पहले पेपर 1 क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका पेपर 2 बहुत अच्छा है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, साइंस बहुत अच्छी है, जीएस बहुत अच्छी है, आप मैथ्स अगर नहीं क्लियर कर पाओगे तो पेपर 2 की चेक ही नहीं होगा, कोई काम का ही नहीं, कोई काम का नहीं है। कुछ संस्थान ऐसे भी होते हैं सर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं सर एसएसबी, बच्चा रिटर्न ही नहीं निकलेगा, आप एसएसबी पढ़ा के उससे आप बहुत अच्छा है बच्चा एसएसबी में सर, वो रिटर्न जब वहां तक पहुंचेगा नहीं सर, वो सीढ़ी तक उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो उस दरवाजे को नॉक ही नहीं कर पाएगा बच्चा।
क्या ही फायदा उसका फिर? हमेशा जो प्लान है हमारी संस्था में, पाथफाइंडर की बात है, जो पाथफाइंडर में हम एक इनिशियल एक स्टेप वाइज चीज़ें बढ़ाते हैं। पहले हमारा टारगेट है कि बच्चा आया है तो उसकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। मैथ्स की अगर हम बात करें सर, अगर बच्चा पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी में मैथ्स पढ़ लेता है सर, तो मैं भी एज अ टीचर ही हूँ सर, नहीं पढ़ाता भी मैं भी हूँ, लेकिन सर मैथ्स की जो बात है सर, ठीक है, हमारे यहाँ पर, क्योंकि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पहला ही पेपर है सर हमारे यहाँ मैथ्स पढ़ने वाले, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ, आपको कहीं मैथ नहीं पसंद आ सकती सर। अल्टीमेट मैथ्स पढ़ाते हैं हमारे पास अतुल सर। इवन अतुल सर ही नहीं, हमारे पास जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, मैथ्स का नाम इसलिए लेना पड़ता है हमेशा क्योंकि मैथ्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बच्चा डरता भी मैथ्स से ज़्यादा है सर। पाथफाइंडर आइए, मैथ्स से डर खत्म हो जाएगा, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ सर। और जब मैथ से डर खत्म तो बाकी चीजें तो आसानी से की जा आसानी से सकती की हैं। जा सकती है सर। एक सवाल और है जो कि आने वाले समय में अगर हम पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी के नए प्लान्स की अगर बात करें या विस्तार की बात करें तो क्या हो सकता है? सर विस्तार को लेकर के सर हम आउट ऑफ द लखनऊ नहीं जाना चाहते। ओके। ये हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन का एक थॉट है कि आउट ऑफ द लखनऊ जाने में है क्या सर, ठीक है ना, जो हमने एनालाइज किया है, ठीक है, हम बच्चे को बुलाने में बिलीव रख रहे हैं बाहर जाने में, क्योंकि जैसे ही हम बाहर जाएंगे, ठीक है, हमारी जिस चीज़ के लिए हम जो फेमस है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए सर, वो तुरंत कंप्रोमाइज़ होगा, ठीक है। और हम ये बिलीव रखते हैं, वी हैव 2 ब्रांचेस इन लखनऊ, एक आलमबाग में एक इंदिरा नगर में है, और ये मोर देन सफिशिएंट हमारे पास स्पेस है और एक अच्छा जगह है, एक अच्छा स्ट्रीट है जहाँ पर बच्चा इजीली अकोमोडेट कर सकता है और रह सकता है। तो अभी तो फिलहाल ऐसा हमारी कंपनी में कुछ ऐसा नहीं है कि हम क्या एक्सपेंशन करेंगे या क्या नहीं करेंगे। अभी तो ये है कि लखनऊ बेस्ड ही काम करना है और बहुत अच्छा काम करना है कि बच्चा जिस प्रकार हमारे पास अभी सर, हमारे पास बच्चा बहुत दूर दूर से आता है, ठीक है, लखनऊ का ही बच्चा नहीं है सर, हमारे पास ऑल ओवर द इंडिया से बच्चा आता है। अच्छा। तो वो इसीलिए आ पाता है सर हमारे पास, क्योंकि सर जो है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन की जब बात होती है, तो इस चीज को लेकर के तो माउथ पब्लिसिटी भी हो ही जाती है जब बच्चे रिजल्ट आते हैं हाँ, तो जो रिजल्ट आते हैं सर, ओके। वो उसके लिए उससे तो सर बहुत कुछ मिलता है सर। एक सवाल जो रह गया है इसमें वो ये कि अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो अगर कोई बच्चा एनडीए की या एसएसबी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए एक अच्छा रूटीन क्या हो सकता है जो आप उनको बता सकते हैं? सर रिटर्न के लिए तो देखिए आपको भैया 8 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे रिटेन के लिए? रिटर्न ठीक के लिए। है। अगर किसी को लगता है सर कि हम 4 घंटा कोचिंग पढ़ लेंगे किसी भी संस्थान में और हम सेलेक्ट हो जाएंगे, तो भैया आप जो है शायद तीसरी दुनिया में आप जी रहे हैं, ठीक है ना, और ऐसा संभव नहीं है। और ये रिटर्न के लिए कड़वा सच है, 8 से 10 घंटा यू हैव टू गिव। और एसएसबी की बात करें सर, ठीक है ना, मैं फिर बता दूं, एसएसबी को लोग कहते हैं ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, मैं कहता हूं एसएसबी जो है सब सच बोलो, सब सच बोलो। ये SSB, है, ये अच्छा। मेरा अपना है सर, ठीक है ना, सब सच बोलो। एसएसबी जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नहीं है, सब सच बोलो, क्योंकि जो वहां पर जो ऑफिसर बैठे होते हैं, जो एसएसआर होते हैं सर, उनके बाल पक गए होते हैं सर, मेजर रैंक से बिलो कोई होता नहीं है और वो इतनी लंबी सर्विस में और हर दिन वो यही काम कर रहे होते हैं। आप कितने भी बड़े कलाकार क्यों ना हो, आप पकड़ जरूर जाएंगे। और लॉयल्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सर फौज में। ऑनेस्टी जो है, लॉयल्टी, वो बहुत बेसिकली तरीके से चेक होती है। तो अगर झूठ बोलेंगे तो एक झूठ बोलने के लिए आपको 10 झूठ और बोलने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं क्रॉस चेक में आप आएंगे, फंस जाएंगे और वो आपको जो है बाहर करा देगा। तो एसएसबी में सब सच बोलना है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पहुंच करके। बाकी जो है पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी की अगर हम बात करें तो हम एक लाइन को हमेशा कहते हैं, बेटा पढ़िए उन्हीं से जिसके पास एक्सपोजर हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है ना, किस चीज का, एसएसबी पे देने का नहीं, एसएसबी में बैठ करके लोगों को चेक करने का। मार्केट में होता है कि बहुत सारे सिविलियंस पढ़ाते हैं और अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं, ठीक है, तो उन एक्सपर्ट से बचना है हमें। आपको ओरिजिनल, ठीक है ना, ओरिजिनल से नहीं ओरिजिनल से पढ़ना है, जो सिलेक्शन सेंटर में ऑफिसर रहे हैं, ठीक है ना, जो बोर्ड मेंबर रहे उन्हीं से पढ़ना है। और पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी सर ये हमेशा इस चीज को लेकर के स्ट्रिक्ट रहती है कि ऑल द क्लासेस कंडक्टेड बाय एक्स बोर्ड मेंबर्स, एसएसबी की, नॉट बाय एनी सिविलियंस, ठीक है ना। ये नहीं कि कोई जो है 2-4-6 बार हमारी तरह 2-4-6 बार जो एसएसबी देकर के आए वो सर पढ़ा रहे मार्केट में, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बचना है, क्योंकि वो तो क्या होता है सर, वो असेसमेंट नहीं करते हैं, कोई डोरियर नहीं बनता है, कोई असेसमेंट नहीं होता है। वो तो है कि आप 100 बच्चा, कोई भी बच्चा 100 बच्चा पढ़ा दे, ठीक है ना, नॉर्मल, ठीक है, एक किताब उठाए, उसको एसएसबी कभी ना गया, वो भी 100 बच्चों का एक बैच लेकर के आए, पढ़ाए, 10 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। बच्चा भी तो एफर्ट कर ही रहा है सर। तो लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसएसबी में सर वो फीडबैक है जो सर हमारे यहाँ पर मिलता है, और 1-to-1 जो है मेंटरशिप एसएसबी की हो चाहे रिटर्न की हो, दोनों की हम प्रोवाइड करते हैं सर। अंतिम सवाल होगा कि अगर हम पूरे तरह से अगर पाथफाइंडर को अगर हम कंक्लूड करें तो वो 5 खूबी हमें बता दीजिए
एकदम रैपिड फायर में कि वो क्या ऐसी 5 खूबी है जो बाकी जगह अगर वो बच्चा इंक्वायरी ले चुका है लेकिन उसके बावजूद भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो वो आपके पास आ जाए। पहली चीज़, ठीक है ना, सबसे पहली चीज़ ये है कि सर टीचर चेंज नहीं होते। ओके, ठीक। ठीक है ना, लेकिन जैसे होता है कि लोगों के टीचर चेंज हो जाते हैं, अभी कोई और पढ़ा रहा है, डेमो किसी कोई और टीचर देगा, रेगुलर टीचर उनका दूसरा, पहली खूबी। दूसरी खूबी हमारी है कि एसएसबी की जो क्लासेस है सर, वो कोई सिविलियन नहीं पढ़ाएगा साहब, ठीक है, वो आपको एक्स बोर्ड मेंबर्स ही पढ़ाएगा। तीसरी खूबी है कि हम पूरे साल, ठीक है ना, हर दिन, ठीक है, बच्चों को स्पोकन क्लासेस देते हैं जो कोई और नहीं देता सर। हम मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं सर। मॉक टेस्ट एक्चुअली, कंडक्शन ऑफ मॉक टेस्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो कोई भी बच्चा पेपर खरीद लेगा, कर लेगा, उसको प्रिपेयर कराना वो हमारा काम है सर, वो हम कराते हैं। और इसके अलावा फोर्थ एंड लीस्ट अंत की जो चीज़, लास्ट की जो चीज़ है, वो ये हम कह सकते हैं कि पाथफाइंडर डिफेंस अकेडमी अगर आप आते हैं तो आपको जो कहा जाएगा भाई वो एज इट इज मिलेगा, कोई मार्केटिंग एप्टीट्यूड नहीं, सिंपल सरल, ठीक है ना। वो हम कहते हैं ना, अगर आपको जो है पढ़ना है और पुराने समय वाले पद्धति में जाना है, गुरुकुल वाली पद्धति में आना है, तो आप पाथफाइंडर आ सकते हैं। या और आज भी हम गुरु और शिष्य की परंपरा को फॉलो करते हैं, इवन मैं आज भी फॉलो करता हूँ, ठीक है ना। हमने भी जिनसे पढ़ रखा है और मैं अपने बच्चों से भी यही कहता हूँ, गुरु शिष्य की परंपरा को आगे रखना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, और वही बच्चे को जो है अंतिम जो है सीढ़ी तक ले जाती है जो मंजिल का होता है। हमारे हिंदू धर्म में सर कहा भी गया है कि गुरु के बिना सर किसी को बैकुंठ नहीं मिलता, है ना, कहा गुरु के बिना बैकुंठ नहीं मिलता। तो ठीक उसी पर हम, एक कॉम्पिटिटर के लिए बैकुंठ उसकी मंजिल है, ठीक है, जिस वो सेना में जाना चाहता है। बाकी आर्मी नेवी एयरफोर्स जो है हाथ फैला के बैठी हुई, आपके हाथ फैला के बैठी हुई कि आप आए और एनडीए जैसे एग्जामिनेशन को क्लियर करें, सीडी जैसे एग्जामिनेशन को क्लियर करें और अफसर बने। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आनंद सर बहुत खुशी हुई कि आप आए हमारे शो में। सर, थैंक यू सो मच। और हमें उम्मीद है कि ये जो सेशन है ये बिल्कुल फ्रूटफुल रहा होगा स्टूडेंट के लिए, हाँ, और बहुत कुछ जानकारी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, जय हिंद सर।